हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? शुरू करें क्लास। चलिए, शायद हमने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का होमवर्क दिया होगा, हाँ या ना? और शायद आप सबने कर भी लिया होगा। शायद डिस्कशन की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा है क्या? चलिए डिस्कशन आज कर ले कि कल कर ले? आपको पता नहीं ये टॉपिक पेपर में आ रहा है? तो इसे पता आपको सॉल्व करके जाना है पेपर देने। हेलो, तो कल का डिस्कशन फाइनल रखते हैं, फिर चलेगा? तो 1:10 के बाद जो भी टाइम होगा उसमें डिस्कशन कर लेंगे। अब वो आप देख लीजिए कितना टाइम चाहिए, अपने हिसाब से फिर देख लेंगे। फुर्सत में रहेंगे 1:10 के बाद, जितना आपको टाइम चाहिए उतना डिस्कशन करेंगे, ठीक है क्या? चलिए शुरू करें आज की क्लास। हेलो, लास्ट क्लास में शायद प्यारे बच्चों हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया था, यस और नो? देखो मुझे आखिरी लाइन दिखा दे। ओके, मैं आपको अभी कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा था, बोलो हाँ या ना? देखो यार, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है बोर मॉडल से। कहां से? लेकिन इस चैप्टर में कुछ इतिहास की बातें हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें जानना चाहिए, क्योंकि सवाल कभी कभी उनसे भी बनता है। इन्हीं पॉइंट्स में हमने अभी तक आपसे दो कंसेप्ट बात कर ली थी। क्या सबको कुछ टर्मिनोलॉजी याद है? आइसोटोप्स, आइसोडाइफर्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सबको याद है? मुझे बता दे आइसोडाइफर्स क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। एटम के लिए डिफाइन है, मॉलिक्यूल के लिए? मॉलिक्यूल के लिए कौन डिफाइन है? सबको जैसे याद है वैसे अंतर याद रखना है, ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों के सामने प्यारे बच्चों, ईएम वेव। क्या बोला मैंने? नाम तो सुना होगा, पूरा चैप्टर ही पढ़ा होगा यार। इसका फुल फॉर्म होता है, सुनिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका नाम ही इसका मतलब बता रहा है। ये एक ऐसी वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आप सबने पढ़ा होगा। इस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ये क्या लिखा है प्यारे बच्चों? अगर मैं इस वेव का एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन आपके सामने बनाऊं तो शायद एक वेव, ईएम वेव, साइनोसॉइडल के रूप में ऐसी बनाई जाएगी। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? आप सब जानते हैं जो वेव होती है उसके न जाने कितने भी रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, लेकिन वेव में एक खास बात होती है, टू नॉन रिपीटिंग पॉइंट्स। टू, अगर आप ध्यान से इस वेव को देखोगे, इसमें दो ऐसे एक भी पॉइंट नहीं मिलने वाले हैं जो रिपीट हो रहे हैं। जब भी कभी तो नॉन रिपीटिंग पॉइंट होता है प्यारे बच्चों, उससे हम लोग बोलेंगे वन वेव। क्या बोलेंगे? तो मैं ऐसे बोलूंगा, इससे अपने को फील करना है, राइट? इसे मैं बोलूंगा वन वेव। क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? अब जरा सुनना, ये कोई नॉर्मल वेव नहीं है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बोलो हाँ या ना? जैसा आप सब जानते हैं, अगर कभी कोई वेव है, अगर कभी कोई, तो उस वेव की अपनी एक पहचान है। जैसे अगर कोई इंसान है, उसकी आंखें हैं, नाक है, कान है, हाँ या ना? ऐसे ही अगर कोई वेव है तो वेव की अपनी कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है, अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उनमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वेवलेंथ। नाम सुना होगा? नाम सुना होगा? वेवलेंथ जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। किस रिप्रेजेंट करते हैं? आप सब जानते हैं वेवलेंथ, इसे मैं ऐसे बोलूंगा, एक वेव की लेंथ। क्या बोलूंगा? मैंने एक वेव बोला किसे? टू नॉन रिपीटिंग पॉइंट्स। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें, इसमें कहीं पे भी दो पॉइंट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसे अपन बोलेंगे वन वेव। क्या बोलेंगे? तो वन वेव में जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, कैसे डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल, उसे बोला जाता है वेव लेंथ, या सरल भाषा में मैं बोलूंगा एक वेव की लेंथ। क्या बोलूंगा? यानी अगर कोई मुझसे कहे साहब इसे चित्र में बताओ, तो मैं ऐसे कहूंगा ये मेरे पास एक वेव है। क्या है ये? और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है टू नॉन रिपीटिंग पॉइंट्स के बीच का, इसे बोलेंगे अपन लैम्डा। क्या बोलेंगे? एक बात बता दो यार, ये जो लैम्डा है, जैसे हमने वेव लेंथ बोला है, कहीं ना कहीं है तो लेंथ ही, और अगर वो लेंथ है तो यूनिट लेंथ ही तो होने वाली है। बोलो हाँ या ना? आप सब मुझे बता दें, लेंथ की कौन कौन सी यूनिट होती है? मीटर, केवल मीटर होती है क्या? एक बात बताओ, ये लैम्डा बहुत बड़ी चीज है कि बहुत 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 छोटी? तो मैं इसकी चलो एसआई यूनिट की बात करूं तो मैं मीटर तो कह दूंगा, लेकिन शायद मीटर 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 में इसे लिखना प्रैक्टिकल नहीं होगा। यार इतनी छोटी चीज को मीटर लिखने का तुक नहीं बनता। बोलो हाँ या ना?
तो इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट है जो हमें इस चैप्टर में यूज करनी है वो है प्यारे बच्चों नैनोमीटर, तो कभी है पिकोमीटर, तो कभी है एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? आप सबको याद होगा 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है। आप सबको हमने पोएम भी पढ़ाई होगी, 10 सेंटी होके मिली माइक्रो से नैनो में बैठ के पिक करके फेमटो को। अरे हाँ या ना? नैनो बोले तो 10 की पावर -9 मीटर, पिको बोले तो 10 की पावर -12 और एंगस्ट्रॉम बोले तो 10 की पावर -10 मीटर। क्या सबको याद है? और मीटर बोले तो मीटर। चलो कोई दिक्कत यहां तक? क्या हमें वेवलेंथ की यूनिट याद रहेगी? नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम। हेलो, एक से दूसरे में कन्वर्ट करने को आएगा। एक बात बता दो यार, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इनकी स्पीड क्या होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ ईएम वेव? क्या बात है, क्या आप सब जानते हैं? दुनिया की कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड, एनी उन सब की स्पीड है स्पीड ऑफ। ये जो आपकी आंखों के सामने दिख रही है क्या है? ईएम वेव है कि नहीं है? अरे वो एक ईएम वेव का टाइप है, वो एक ईएम वेव का टाइप है। ऐसा न जाने कितने और ईएम वेव है, बोलो हाँ या ना? कोई भी ईएम वेव है उन सब की अपनी एक स्पीड है, और वो स्पीड कितनी है प्यारे बच्चों? सी बोले तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, यानी 3 इंटू। यस और नो? क्या यही दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड है? ईएम वेव कोई भी होगी, सवाल पूछता है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल न जाना सब के सब किसके इक्वल हैं? सी के। इज दिस क्लियर? दुनिया की कोई भी ईएम वेव है उन सब के लिए हमेशा एक रिलेशन ट्रू होता है, दैट इज सी बराबर न्यू इनटू लैम्डा। ये भी आप सबने पढ़ा होगा। न्यू का मतलब है लैम्डा का मतलब है, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी किसकी? वेव नहीं, ईएम वेव। लैम्डा किसका? उसी ईएम वेव का फ्रीक्वेंसी, उसी ईएम वेव का लैम्डा का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा? सी के बराबर। यानी आप ऐसे सोचे कि मुझे पता है न्यू, तो क्या मैं लैम्डा निकाल सकता हूँ? मुझे पता है लैम्डा, तो क्या मैं न्यू निकाल सकता हूँ? एक से दूसरे को रिलेट करना आसान है, बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? यार ये जो आपके सामने लिखा है लैम्डा, तक तो अपन ने बात कर ली, ये न्यू क्या लिखा है? व्हाट इज दिस न्यू? न्यू क्या बोलते हैं इसे? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? तो एक बात बता दो, ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है? व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी? एक मिनट आप मुझे यूनिट बता दो पहले। क्या इसकी यूनिट पर सेकंड होती है? शायद इसे ही हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज। बोलो हाँ या ना? कोई मुझसे कहे साहब फ्रीक्वेंसी का फील क्या है? फ्रीक्वेंसी का मैं कहूं यार मेरे पास एक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी 100, कितनी है? इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ऐसे नहीं ऐसे। मैं इसे बोल रहा हूं एक वेव। क्या बोल रहा हूं? तो वो एक ऐसी वेव है जो 1 सेकंड में 100 टाइम पास हो गई। 100 टाइम मतलब अगर आपने 1 सेकंड का इंटरवल देखा, उसमें कितनी वेव आपको नजर आएंगी गुजरती हुई? 100। ऐसी ही कितने नजर आएंगी? 100। इसे मैं एक वेव बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? एक वेव। तो अगर फ्रीक्वेंसी 100 है, अगर फ्रीक्वेंसी यानी 1 सेकंड में कितनी वेव पास हुई? 100। अगर फ्रीक्वेंसी 50 है तो 50 वेव्स पर सेकंड। बोलो हाँ या ना? आप सब जानते प्यारे बच्चों, जो फ्रीक्वेंसी होता है उसी का यूनिट 1/t यानी सेकंड इनवर्स होता है। बोलो हाँ या ना? क्या एक सवाल मैं आप सबसे पूछ लूं? यही पे एक टर्म आता है जिसे लोग बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं? मुझे उम्मीद है आपने इसका भी नाम सुना होगा। वेव नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? न्यू बार। ये वेव नंबर का फील क्या है? ऐसे नहीं, वेव नंबर। क्या बोला मैंने? ये नंबर ऑफ वेव्स। नंबर ऑफ वेव्स कहां मौजूद है? तो अपन कहते हैं इट इज नंबर ऑफ वेव्स, इट इज प्रेजेंट इन पर यूनिट डिस्टेंस। प्रेजेंट इन, इमेजिन करते प्यारे बच्चों, मेरे हाथ में मार्कर है, क्या सबको दिख रहा है? इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। कितनी है? और मैंने क्या किया, एक छोटा सा कॉमन सेंस का सवाल पूछा आपसे। ये आप सबके सामने बोर्ड का ये लाइन दिख रहा है, दिख रही है लाइन? लेट्स इमेजिन इसकी लेंथ है 1 मीटर। कितनी है? लेट्स इमेजिन कितना है ये? उस कोने से इस कोने में कितने डिस्टेंस है? और इसकी लेंथ है, मैंने आपसे पूछा बताओ इसमें टोटल कितने मार्कर आएंगे, तो आप क्या करोगे? ऐसे करोगे क्या? मार्कर रखोगे, फिर ऐसे लाइन खींचोगे, फिर ऐसे, तो फिर क्या करोगे? आप कहोगे शायद 100/5। तो यार आपने 100/5 क्यों बोला? 1/5 क्यों नहीं बोला? कितना कॉमन सेंस हम सब के अंदर है सर कि अगर वो सेंटीमीटर में है तो हमें उसे भी लेना पड़ेगा सेंटीमीटर में। बोलो हाँ या ना? जब आप सॉल्व करोगे कितना आएगा? 20। इसका फील क्या है?
इसका फील ये है कि अगर मैं यहाँ पे मार्कर रखूंगा तो 1 मीटर में टोटल कितने मार्कर रख पाऊंगा? 20। ऐसे नहीं बोल सकता 20 मार्कर्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस, 20 मार्कर्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता वेव नंबर यानी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस, वेव नंबर यानी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस। तो मैं कैसे निकालू? वेव नंबर इक्वल टू 1/5 किया था आपने, नंबर ऑफ मार्कर इक्वल टू 1/5, 1 को बदला था सेंटीमीटर में, वही तो मैं कह रहा हूं, वेव नंबर इक्वल टू 1/λ। इस मार्कर की लेंथ कितनी है? लैम्डा। तो मैंने कह दिया 1/λ चलेगा। क्या आप मुझे इसकी यूनिट बता पाएंगे? क्या प्यारे बच्चों? मीटर इनवर्स। अरे बोलो ना। तो इसे मैंने लिख दिया मीटर में, तो क्या इसे चेंज करो ना? मगर ये सेंटीमीटर में होगा तो क्या ये चेंज होगा? ठीक वैसे जैसे मार्कर में होगा। बोलो हाँ या ना। किसी को आपत्ति है? लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ईएम वेव। तो बहुत सारी बातें आपको पहले से पता थी, मैंने तो बस एक बार रिवाइज करा दिया। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट, जिसमें टोटल में 4 कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा। तीसरा चल रहा है, 2 हो चुके हैं। तीसरे कंसेप्ट में मैंने आपको ईएम वेव से परिचित कराया। इस चैप्टर में हमारा सबसे ज्यादा अगर किसी से पाला पड़ने वाला है वो कौन है? ईएम वेव। हमें समझना पड़ेगा ईएम वेव है क्या। आज से कई साल पहले एक थ्योरी आई थी, उनका नाम था मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या नाम था? शायद आप सबने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। यार समझना, अभी जो शुरुआती हिस्सा है ना वो एक कहानी के तौर पे है। अभी आप हम मेन मुद्दे पे लाए नहीं, अभी हम मेन मुद्दे पे पहुंचने का जो इतिहास है उसे समझ रहे हैं। कभी ऐसा हुआ था, ये होता है, पता ये भी होता है। अभी हम मुद्दे की बात पे आए नहीं है। तो आज से कई साल पहले प्यारे बच्चों एक थ्योरी आई थी जिसका नाम था मैक्सवेल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। वो ये कहते थे कि अगर कोई वेव है, अगर कोई वेव है तो उसके अंदर वेव की कैरेक्टरिस्टिक है। और शायद ये गलत नहीं है, ये वही वाली बात है, अगर कोई इंसान है तो उसके अंदर इंसान की, हाँ या ना? ये एक बात बताओ, ये इंसान की कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है? 2 आंख है ना, 2 कान कि 2 नाक? 2 कान 1 नाक, यस और नो? फिर हमने जानवर को देखा, दोनों में सिमिलरिटी मिल गई। फिर ऐसा क्या था जो इंसान को यूनिक बना रहा था? है? कोई बच्चे कह रहे दिमाग, तो जानवर में भी मिला, मगर वहां काम नहीं कर रहा था। खैर आते हैं, मैं कहना क्या चाहता हूं, तो मैक्सवेल थ्योरी लिख लिया होगा आप सबने? लिखेंगे। तो मैक्सवेल की थ्योरी ने कहा कि देखो यार, अगर कोई वेव है तो उसके अंदर वेव नेचर है, अगर कोई वेव है तो उसके अंदर वेव नेचर है। बोलो हाँ या ना? एक मैं आपसे छोटा सा किस्सा पूछ रहा हूं, देखते हैं आपको कैसा लगता है, काल्पनिक लगता है तो रियल लगता है। इमेजिन करते हैं क्लास में एक बच्चा होमवर्क करके नहीं आया। इमेजिन करते हैं, अरे इमेजिन कर ले, एक बच्चा क्लास में होमवर्क करके, और मुझे उसे डांटना था, मुझे उसे पनिश करना था। मैंने क्या किया, मेरी जेब से टॉर्च निकाला। क्या निकाला? टॉर्च। उस टॉर्च में से क्या हुआ, एक रेडिएशन निकलता था। क्या निकलता था? मैंने क्या किया, उस बच्चे की तरफ वो टॉर्च ऐसे जला दिया, होमवर्क करके क्यों नहीं आया? हाँ? और जैसे मैंने टॉर्च उस बच्चे की तरफ किया, वो बच्चा उड़ने लगा, होमवर्क क्यों नहीं करके आया? तो उसे मैं पूरे क्लासरूम में ऐसे ऐसे उड़ाता रहा, और जब वो चिल्ला चिल्ला के बोलता रहा नहीं सर करके आएंगे, उसे मैंने फिर से बैठा दिया। एक बार बताओ, क्या ये संभव है? आपने कहा ये संभव नहीं है। आज से कई साल पहले तक भी लोगों को ऐसा लगता था ये संभव नहीं है, लेकिन साइंस ने प्रूव किया हाँ ये संभव हो सकता है, ये संभव हो सकता है। और ये साबित करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, उनका नाम था प्लैंक्स। क्या नाम था? और उसी समय थ्योरी आई, उसका नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। नाम सुना होगा। हालांकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पहले एक एक्सपेरिमेंट हो चुका था जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने क्या कहा, इन सभी बातों को जोड़ता हूं, इससे पहले लिखिएगा। लिख लिया क्या? तो अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट। क्या पढ़ रहे हैं? उसमें कितने कंसेप्ट हो चुके हैं? 3। लिखिएगा चौथा कंसेप्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। लिखिएगा चौथा कंसेप्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आइए पहले समझते हैं उनके दिमाग में जो आया, आखिर वो आया कहां से। सबसे पहले समझते हैं दिमाग काम कैसे किया, राइट? आइए देखते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है। क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है प्यारे बच्चों? क्या आपको इतिहास सुनना अच्छा लगता है?
तो इतिहास की बातें हैं, जरा सुनते चलिएगा और इतिहास में डूब चलिएगा। हेलो, हुआ क्या प्यारे बच्चों, आज से कई साल पहले एक थ्योरी आ चुकी थी जिसका नाम था मैक्सवेल थ्योरी। क्या नाम था? इनका मैं जिक्र फिर से करूंगा जब अपन रदरफोर्ड की बात करेंगे। अभी फिलहाल इतना समझे, इन्होंने कहा, इन्होंने कहा, इन्होंने कहा, अगर कोई वेव है, अगर कोई, तो उसका वेव नेचर होगा, उसका वेव नेचर। तो जैसे मैंने आपसे कहा, अगर कोई इंसान है तो उसका इंसान वाला नेचर होगा। तो आपने मुझसे पूछा सर इंसान होने का मतलब क्या है, इंसान होने का। इन द सेम वे लोगों ने उनसे पूछा साहब वेव नेचर होने का मतलब क्या है। उन्होंने कहा वेव नेचर होने का सरल सा मतलब है वो इंटरफेरेंस शो करे। क्या शो करे? अगर कहीं पे इंटरफेरेंस होता है, अगर कहीं पे इंटरफेरेंस, ये किससे एसोसिएटेड है? वेव से। ये किससे एसोसिएटेड है? वेव से। वही वाली बात है, दिमाग, सोचना, समझना, ये किससे एसोसिएटेड है? इंसान से। एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है जो शायद इंसान को ही मिली है और किसी को मिली नहीं है। सब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना। तो बात करते हैं वेव नेचर। तो वेव नेचर में एक सबसे प्यारी प्रॉपर्टी थी इंटरफेरेंस। क्या थी? क्या थी? और एक दूसरी प्रॉपर्टी थी डिफ्रैक्शन। क्या थी? तो इसे ऐसे समझो प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा देखो ये होता है इसलिए ये वेव होता है। ये वेव इसलिए नहीं है कि वेव है, ये वेव इसलिए है क्योंकि इसके अंदर वेव की खासियत है। वो इंसान इसलिए नहीं कि दो आंखें हैं, दो कान है, एक नाक है, इसलिए है कि सोच समझने की शक्ति है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? उसी समय क्या हुआ प्यारे बच्चों, एक बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ, बड़ा ही तूफान मचाने वाला। और जिसने किया था एक्सपेरिमेंट, आप उसका नाम जानते हैं, वो अपने आप में तूफान मचाने वाले थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम था फोटोइलेक्ट्रिक। क्या नाम था? उन्होंने लोगों का सोचने का नजरिया बदल दिया। उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, शायद आपने पढ़ा होगा। हल्का सा मैं एक आइडिया देता हूं। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, मेरे सामने ये प्लेट है, क्या है? इमेजिन करते मेटालिक प्लेट है। कैसी प्लेट है? कैसी प्लेट है? थोड़ा इमेजिन करना, राइट। आपको पता है ये वेव है, ये, और इसका वेव नेचर है, मतलब ये होता है। अब जरा सुनना यार, वेव वेव को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, वेव वेव को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। इनके हिसाब से जब तक दुनिया में कुछ भी नहीं पता था, लोगों को लगता था भाई सब वेव और पार्टिकल दोनों अलग चीज है। वेव और पार्टिकल दोनों, ये वही वाली बात है, इंसान और जानवर दोनों। बोलो ना। आगे चल के थ्योरी आई जिसने बोलना शुरू किया, अरे नहीं सबके सब लिविंग बींग्स है। लेकिन एक थ्योरी ऐसी भी थी जिसने कहा नहीं, इंसान इंसान है, जानवर, जिसने कहा वेव वेव है, पार्टिकल वेव पार्टिकल को एनर्जी दे नहीं सकता है, पार्टिकल वेव को एनर्जी दे नहीं सकता है। अगर वेव से पार्टिकल को एनर्जी मिली मतलब जरूर उसके अंदर कुछ ऐसा जो पार्टिकल के जैसा है। बोलो हाँ या ना। मतलब दुनिया को दो हिस्सों में बांट रखा था, वेव है तो वेव, पार्टिकल है तो चलेगा। उसी समय एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक रिसर्च हुआ, एक खोज हुई जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन्होंने चौंकाने वाला रिजल्ट दिया। क्या था जरा सुनिएगा। इन्होंने एक मेटल प्लेट लिया और इस पे गिरती थी लाइट। क्या गिरती थी? क्या गिरती थी? आप सबने डिटेल में से पढ़ा है, राइट। मैं बस बताना चाहता हूं प्लैंक्स ने सोचा तो क्या सोचा। उन्होंने कहा इस पे गिर रहा लाइट। क्या गिर रही? और आप सबको पता है इससे हमने सर्किट बनाया था और यहाँ एक बल्ब जलता था। बोलो हाँ या ना। लोगों ने कहा भाई साहब मेटल प्लेट था, बल्ब जलने क्यों लगा? बोले बल्ब तभी जला होगा जब करंट आया होगा। बल्ब तभी जला होगा जब, अब करंट तभी आया होगा जब चार्ज फ्लो हुआ होगा। और चार्ज यहाँ पे कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। कौन होगा? कौन होगा? हम उल्टा सोच के चल रहे हैं। इज दिस क्लियर? क्या बल्ब जला था यानी करंट आया होगा, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ होगा। क्या इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है? सवाल है इस पार्टिकल को आखिर किसने 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 रिलीज किया होगा? किसने रिलीज किया होगा? बोलो हाँ या ना। लोगों ने सोचा देखा, कुछ नहीं मिला। अंत में उन्हें मानना पड़ा ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है ये उसी आने वाली रेडिएशन से निकला है, उसी आने वाली रेडिएशन से। मान तो लिया मगर आंसर नहीं मिला। ये कुछ ऐसा था, हमने मान तो लिया भगवान है मगर कहीं मिला नहीं, मगर कहीं माना क्योंकि सबने बोला, माना सबने, लेकिन हमें कभी वो मिला नहीं। हमने माना क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अरे यार इलेक्ट्रॉन है, ये पार्टिकल है, निकल कैसे रहा? कुछ नहीं बोले, बोले वेव निकाला। कौन निकाला? बोले वेव निकाला। क्यों वेव? ऐसा क्या था कि वेव ने पार्टिकल को निकाल दिया? क्योंकि वेव तो वेव है, पार्टिकल तो पार्टिकल है। क्या वेव पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर सकता था? उस समय के हिसाब सोचो, क्या उन्हें ऐसा लगता था? नहीं। वही वाली बात है, क्या इंसान जानवर को सिमिलरिटी है? नहीं। लेकिन बात पता चला अरे वो तो दोनों लिविंग बीइंग्स है। यस और नो। ये कुछ ऐसा था प्यारे बच्चों कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था भाई साहब ये हुआ कैसे। ये उसी समय प्यारे बच्चों एक थ्योरी आती है जिसका नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या नाम था? और इन्होंने कहा मैं बताऊंगा। क्या बोला इन्होंने? क्या बोला इन्होंने? इन्होंने कहा दुनिया एक वहम में जी रही है। क्या बोला इन्होंने?
उसे लगता है, दुनिया को लगता है कि जब भी मेरे पास दो बॉडी है, कैसी बॉडी है? तो इमेजिन करते हैं ये है बॉडी नंबर 1 और ये है बॉडी नंबर 2। उन्होंने कहा दुनिया को लगता है कि अगर इन दोनों के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, एनर्जी का और एनर्जी का ट्रांसफर था, वेव कौन था? आप सब जानते हैं हीट का ट्रांसफर, बोलो हाँ या ना। उन्होंने कहा कि अगर इन दोनों के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ और वो वेव का ट्रांसफर हुआ, तो ट्रांसफर अगर हुआ तो वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए कि डिसकॉन्टिन्यूअस? ऐसा इमेजिन करो ना, मान लो ये वेव है, क्या है ये? वेव। तो अगर वेव से एनर्जी ट्रांसफर हुई तो वो कॉन्टिन्यूअस मिलेगी, कॉन्टिन्यूअस बढ़ेगा या कॉन्टिन्यूअस घटेगा? बोलो हाँ या ना। उन्होंने रिसर्च किए, उन्होंने साबित किया कि भाई साहब इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का ट्रांसमिशन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो है डिसकॉन्टिन्यूअस। कैसा है? फिर क्या था? उन्होंने दुनिया से सवाल पूछ दिया, एक बात बताओ, अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो क्यों है? अगर वेव होता तो कैसा होता? पर है कैसा? क्यों है? क्या वो वेव है? लोगों ने कहा वेव तो नहीं है। फिर कहते मगर वेव भी तो है। नहीं समझना, हमने जो देखा था वो तो उन्हें पता था भाई साहब वेव है, वेव। मगर अगर केवल वेव होता तो वो कॉन्टिन्यूअस होता, बोलो हाँ या ना। लेकिन ये कैसा हो रहा था? डिसकॉन्टिन्यूअस। यस और नो? इस चीज को समझाने के लिए उन्होंने अपनी थ्योरी दी, उन्होंने अपनी, अब थ्योरी आप समझते, बोलो हाँ या ना। उन्होंने कहा वास्तव में जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो वेव के रूप में होता है, लेकिन जो वेव होता है उसके अंदर होते हैं छोटे 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 एनर्जी पैकेट्स। क्या होते हैं? क्या होते हैं? इसे ऐसे समझते, क्या ये वेव है? अब इस बॉडी से उस बॉडी में वेव का ट्रांसफर हुआ। किसका ट्रांसफर हुआ? तो उन्होंने कहा वास्तव में एनर्जी वेव नहीं देता है, वेव के अंदर कुछ ऐसा होता है जो पार्टिकल के जो ऐसा होता है, और उसी का नाम रखा गया, उसी का नाम रखा गया, उसी का नाम रखा गया। बता पाएंगे? क्वांटम। क्या बोला गया? क्या बोला गया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। व्हाट इज दिस क्वांटम? द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या बोला उन्होंने? हर वेव के अंदर एक एनर्जी का पैकेट है, जिसे मैं बोलता हूं वो एक लिफाफा है। क्या है वो? एनर्जी का लिफाफा। एनर्जी का लिफाफा समझते हैं? एनवेलप। अरे हाँ या ना। लिफाफा मतलब एनवेलप। खैर, एनवेलप मतलब लिफाफा, सबने देखा है ना। उन्होंने कहा जब कभी कोई वेव होता है, कोई वेव, तो वास्तव में उसके अंदर जो एनर्जी होता है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में होता है, जिसे आज से दुनिया बोलेगी क्वांटम। क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? इसे ही बोला जाता है क्वांटम, और प्लूरल बनाने के लिए बोलते हैं अपन क्वांटम। और यहाँ पे एक वर्ड चल चुका है क्वांटम, क्वांटा। अगर कभी विजिबल रेडिएशन है, कैसा रेडिएशन? ये जो रेडिएशन है आपको दिख रहे नहीं दिख रहे? माइक्रोवेव दिखते हैं, अल्ट्रावायलेट दिखते हैं, इंफ्रारेड दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते? आंखों की दिक्कत है। अरे हाँ या ना। क्योंकि दिखते नहीं, आंखों की दिक्कत है ना, भगवान ने बनाया नहीं ऐसे। खैर, तो जो विजिबल रेडिएशन होते हैं क्या होते हैं? वो भी ईएम वेव है, बोलो हाँ या ना। पर उनके लिए जो स्मॉलेस्ट पैकेट है उनको बोला गया फोटॉन। क्या बोला गया? क्या बोला गया? ठीक है, ये तो नामकरण की बात होगी। सवाल है आखिर ये है क्या? आखिर ये प्लैंक साहब ने कहा दुनिया को वहम है, दुनिया को, कि जो वेव होता है वो केवल वेव होता है। उन्होंने कहा सच में हर वेव के अंदर एक छोटी 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 चीज है जो पार्टिकल के जैसी है, जो पार्टिकल के, और उसका नाम क्या रखा गया? क्या नाम रखा गया? तो उन्होंने कहा वास्तव में थोड़ा फील करना। अब उनकी थोड़ी सही कैसे होने लगी? उन्होंने कहा यार अगर यहां से यहां वेव का ट्रांसमिशन होता, किसका ट्रांसमिशन? या तो एनर्जी लगातार बढ़ती, या तो एनर्जी लगातार, लेकिन एनर्जी लगातार बढ़, लगातार घट। उन्होंने कहा क्योंकि जो आ रही एनर्जी वो छोटे छोटे पैकेट में आ रही, किसमें आ रही? तो एनर्जी आती है फिर डिसकंटिन्यूअस, एनर्जी आती है डिसकंटिन्यूअस, एनर्जी आती है डिस। उन्होंने साबित किया कि जो एनर्जी का ट्रांसमिशन है वो कॉन्टिन्यूअस कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। और इसका सबूत उन्होंने कैसे दिया, इसकी थ्योरी उन्होंने कैसे दी? क्योंकि वेव के अंदर कौन मौजूद है? क्वांटम। चलेगा? ये जो क्वांटम है, लोगों ने कहा ये है क्या? बोले स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या बोले? वैसे इमेजिन करते हैं ये एक वेव आ रही है, राइट? एक वेव में एक क्वांटम, एक वेव में, तो दो वेव में, तीन वेव में। जब भी कभी एनर्जी मिलेगी तो एक वेव आके ऐसे रुक जाएगी कि लगातार मिलती रहेगी? तो क्वांटम लगातार आते रहेंगे कि आके रुक जाएंगे? अब इमेजिन करो एक वेव आई, एक वेव, तो वेव में कौन था? क्वांटम। क्वांटम बोले तो एनर्जी कैरिंग पैकेट, स्मॉलेस्ट एनर्जी कैरिंग पैकेट। इससे छोटा होने वाला, इससे छोटा होने वाला। तो इमेजिन करिए पैकेट सबको दिख रहा है क्या?
और ये मेरे पास पार्टिकल है, तो उस बॉडी से इस बॉडी पे एनर्जी आ रही है, छोटा सा क्वांटम आ रहा है क्या, ये क्वांटम इससे टकराएगा, इससे 1 मिनट, क्या ये पार्टिकल है, और जो क्वांटम है उन्होंने कहा ये पार्टिकल के जैसा है, ये पार्टिकल के, तो क्या अब पार्टिकल पार्टिकल का एनर्जी ट्रांसमिशन पॉसिबल है? पहले लोग मानते थे वेव वेव में ही एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा, वेव पार्टिकल का, पार्टिकल पार्टिकल का ही होगा, पार्टिकल वेव का, क्या अब वेव में उन्होंने पार्टिकल जैसा कुछ माना? तो ये जो पार्टिकल जैसा है, क्या इस पार्टिकल को एनर्जी दे सकता है? तो ये लिफाफा आएगा, लिफाफा आएगा, इससे टकराएगा, लिफाफा को जितना एनर्जी अंदर था सबका सब बट जाएगा, स्टोर होने का सिस्टम इमेजिन करते हैं। ये फोटोन के पास 2 ईवी है, कितना है, क्या 2 ईवी, सबको पता है ना? एक फोटोन की एनर्जी कितनी हमने माना, यानी जब एक वेव आई, एक वेव, तो क्या इसके अंदर 2 ईवी एनर्जी आ चुकी है? मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ा इमेजिन करना, ये कितने का फोटोन है? ऐसा होगा क्या ये फोटोन खुल जाए, 1 ईवी मिले, 1 ईवी बच जाए? ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा ये है स्मॉलेस्ट एनर्जी कैरिंग पैकेट, क्या ये इससे छोटी एनर्जी पॉसिबल, और जब भी किसी से टकराएगा लिफाफा खुल, पूरा एनर्जी बट स्टोर होने का सिस्टम, एनर्जी है, ऐसा नहीं कि लिफाफा खुला थोड़ा मिला चलो लिफाफा बंद कर दे, ऐसा सिस्टम नहीं है, मिलेगा तो पूरा मिलेगा, नहीं तो नहीं है। इज दिस क्लियर? इसी थ्योरी को बोला गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या बोला गया? वहां पे सारे दर्शक ऐसे बैठे थे, उनकी थ्योरी सुन रहे थे, अच्छा ऐसा होता है, बोले हाँ, क्या बोले, क्या बोले, लोगों ने कहा एक बात बताओ प्लैंक्स, अगर वेव में क्वांटम है, अगर वेव में तो उसकी एनर्जी कितनी है? आप तो कह रहे हो एनर्जी पैकेट है, बोले हाँ, तो फिर एनर्जी कितनी है एनर्जी? तो प्लैंक साहब ने कहा किसी भी फोटोन का, तो बोला उन्होंने, जो एनर्जी होता है, जो एनर्जी, वो ईएम वेव, अच्छा ये सारी बातें किसकी चल रही, ईएम वेव की, साउंड वेव की, मैटर वेव, सारी बातें किसकी चल रही, ईएम वेव। उन्होंने कहा किसी भी ईएम वेव के अंदर मौजूद जो फोटोन है उसकी एनर्जी वेव की फ्रीक्वेंसी जो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट के, आप कॉमन सेंस से बताओ इस कांस्टेंट को दुनिया को क्या बताया है? क्यों बोले प्लैंक्स कांस्टेंट? सबको पता है, अरे नहीं अच्छा करेंगे, अरे हाँ आया ना। और यहां से एक फॉर्मूला दुनिया के सामने आ चुका है, एनर्जी बराबर है इनटू न्यू। हेलो, व्हाट इज दिस न्यू? किसकी? व्हाट इज दिस एच? सबको याद है वैल्यू? चीख के चिल्ला के बता दें, 6.634 पर सेकेंड। जो, अरे सोचो ना खुद यार, किसकी यूनिट हो गई पर सेकेंड? उधर जाकर क्या बनेगा, सेकंड, काय को रटना इतना ब्लैंक, ये कितना यूनिट होगा, जूल सेकंड गया, सोनो। एक बार बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, किसकी फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी? तो ईएम वेव के लिए क्या सी बराबर न्यू टू लैम्डा होता है? तो न्यू बराबर क्या मैं सी बाय लैम्डा बोल दूं? एनर्जी का एक और फॉर्मूला बता दो, बाय चलेगा। एक मिनट, ये किसकी एनर्जी है? एक फोटोन की। किसकी एनर्जी है? एक फोटोन कहां मौजूद है? एक वेव में। फिर से किसकी एनर्जी है? एक फोटोन कहां मौजूद है? अगर मान लो 2 फोटोन तो इंटू 2, 3 फोटोन तो 10 फोटोन तो n फोटोन तो, लिखिएगा कॉपी में, एक लाइन लिख लेना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये आप बस पॉइंट्स लिख देना है ना, ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे आपने पढ़ा है फिजिक्स में, इसे भी आपने पढ़ा है फिजिक्स में। फिर मैंने क्यों बताया? मैंने बताया प्लैंक साहब के दिमाग में ख्याल कहां से आया। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एक लाइन लिखिएगा, एक लाइन लिखिएगा, कहीं साइड में से लिख देना, आफ्टर मैक्सवेल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लैंक्स थ्योरी, आफ्टर मैक्सवेल एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लैंक्स थ्योरी। मतलब हमें इसकी बहुत गहराई में जाना है, यहाँ बहुत सारी थ्योरी है बच्चे, इसका नाम है थ्योरी, और थ्योरी के पीछे बड़े सारे अजम्पशन होते हैं, बड़ी बड़ी सारी बातें होती हैं। अपने को अपने नीट लेवल पे फॉर्मूले याद करने हैं, तभी इसे मैंने बेसिक कंसेप्ट में इंक्लूड किया है। एक लाइन बोलूं यहां पे, लिख लीजिएगा, प्लैंक्स प्रूव दैट, प्लैंक्स प्रूव दैट एनर्जी ट्रांसमिशन, प्लैंक्स प्रूव दैट एनर्जी transmission is not continuous but discontinuous.
is not continuous but discontinuous, and he derived the conclusion of discrete alag alag, and he derived the conclusion of discrete packet of energy, that is क्वांटम। ऐसा होता है ना, हम लोग कुछ करते हैं फिर कंक्लूजन ड्राइव करते हैं, हाँ या ना? वैसे आप कौन ड्राइव करते हैं? पता, मैंने पिछले 5 पेपर में बी भी तुक्का मारा, सब सही हो गया, अब बी ही मारा करेंगे। ऐसे करते हैं ना? ऐसा नहीं करते क्या? खैर, समझदार बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। इन जनरली बच्चे ऐसा कंक्लूजन अपने से ही रिसर्च करते हैं, अपने से ही कंक्लूजन। तो उन्होंने भी कहा देखो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, इसका मतलब ये होता है। हेलो, कैसे कैसे कंक्लूजन डिराइव्ड हो रहे हैं, ये सारी बातें चली। अभी तक कोई बच्चा मुझसे कहे साहब मैं याद क्या करूं? मैं कहूंगा बस एक फॉर्मूला, एनर्जी E बराबर H इंटू न्यू, एनर्जी E बराबर hc बाई लैम्डा, एनर्जी E बराबर hc बाई लैम्डा। ये नहीं लिखा था क्या? मैक्सवेल लिख लिया था नाम एटलीस्ट। यहां लिखा था मैक्सवेल और यहां लिखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पढ़ा होगा आपने इसे? हेलो, आपने ग्राफ भी बनाया होगा, काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड, तो फिर वर्क फंक्शन एंड ऑल दैट। तो वो जो फोटो इलेक्ट्रिक का सवाल है हमारी केमिस्ट्री में नहीं आता है, तो अगर कभी आया तो फिजिक्स में ही माना जाएगा। अगर से कभी केमिस्ट्री पेपर में आ गया तो फिजिक्स वाले ही उसका क्रेडिट लेंगे। क्या कह रहे हैं? बोले बोले, समझ लिख लिया होगा? तो मैं आपको टोटल 4 बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, यही थे वो 4 बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। कंसेप्ट नंबर 2 में एटम से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। नंबर 3 में एम वेव, एंड नंबर 4 में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। चलेगा? इन्होंने हमें आज बता दिया कि किसी भी फोटोन की एनर्जी निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एनर्जी E बराबर h इंटू न्यू। सबने यहां तक लिख लिया होगा? लिख लिया क्या यहां तक? चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, अपने सिलेबस हिसाब से ढालते हैं। क्या सबका ध्यान बोर्ड पर है? ये जो फॉर्मूला लिखा है ये सिंगल फोटोन का है कि एन फोटोन का? तो लिख लीजिएगा, फॉर सिंगल फोटोन और क्वांटा, फॉर सिंगल फोटोन और क्वांटा। अगर कभी सिंगल फोटोन हो प्यारे बच्चों, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो होगा hc बाई लैम्डा। लेकिन अगर n फोटोन हो तो क्या बता पाएंगे? तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, सारी बातें स्टार बना के, एनर्जी E बराबर n इंटू hc बाई लैम्डा, एनर्जी E बराबर n इंटू hc बाई लैम्डा। नहीं लिखा? अभी तो आपने कहा लिख लिया। एनर्जी E बराबर n इंटू hc बाई लैम्डा। ये जो आपके सामने फॉर्मूला है ये है n फोटोन का। लिख लिया होगा? यस सर बोल रहे मिटाऊंगा तो बोलेंगे नो सर। जो नहीं लिखे वो बोला करे ना नो सर। लिख लिया होगा? साहब हमें देख के पहचान जो हमने लिखा नहीं है सर। जब आप क्लिनिक में होंगे आप सामने पेशेंट आएगा, ऐसा बैठा रहेगा, हाँ क्या हुआ क्या तुझे भाई? बोले हुआ क्या? बोले देख के पहचान लो, डॉक्टर हो तो। लिख लिया होगा आप सबने? फिर आप जैसे खाली पर्चा दे देना, बोले तू भी देख के पहचान ले दवाई। लिख लिया होगा? चलिए लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एन फोटोन एनर्जी E इज इक्वल टू n इंटू hc बाई लैम्डा। अभी मिटा दूं? चलिए अब हमें न्यूमेरिकल ओरिएंटेड बातें करनी है, राइट? अभी तक जो बातें थी वो महज एक कहानी थी, एक नाट्य रूपांतर था जिनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अब हमें बातें करनी है सवाल ओरिएंटेड। एनर्जी E बराबर n इंटू hc बाई लैम्डा। चलेगा?
जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो अक्सर कैलकुलेशन में परेशान होंगे ना, वो परेशानी ना आए उसके लिए हमने छोटा सा ट्रिक आपके लिए बनाया है, बता दें क्या? जब भी आप इसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, जो एच और सी है, जो एच और सी, इसके प्रोडक्ट को याद कर ले। ये होता है 2 इंटू 10 की पावर -25, 2 इंटू, ये जो यूनिट है प्यारे बच्चों, ये तब होगी जब ये होगा जूल में और ये होगा मीटर पर सेकंड में। अच्छा बताओ, अगर ये जूल में है, किसमें है, तो मैं लैम्डा को मीटर में लूं कि नैनोमीटर में? यानी याद रखना, तब एनर्जी जो है वो जूल में निकल के आएगी, उस समय लैम्डा किसमें होना चाहिए, मीटर में। चलेगा? लेकिन इस चैप्टर में जो एनर्जी है हम केवल जूल में नहीं निकालते हैं, कभी ईवी में भी निकालते हैं, बोलो हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों, अगर हमें यही सवाल ईवी में करना है, किस में करना है, मतलब लेट्स इमेजिन मैंने कहा मेरे पास एक ईएम वेव है, उसकी एनर्जी निकालो, क्या निकालो, और वो एनर्जी निकालना ईवी में, किसमें निकालना है? तो ये जो प्रोडक्ट है इसे अपने को याद करना है, कितना होता है सबको याद है, 12400, 124। लेकिन उस समय प्यारे बच्चों लैम्डा किसमें होता है? अब कभी कभी क्या होता है, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में नहीं नैनोमीटर में होता है, किसमें होता है? तो क्या आप कन्वर्ट कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे? बताओ प्यारे बच्चों अब क्या होगा, 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, हाँ या ना? चलेगा? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट फॉर न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए हमें एनर्जी इस रूप में याद होनी चाहिए, मेन फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और हमें ये लगाना भी आना चाहिए। जूल में है 2 इंटू 10 की पावर -25, ईवी में है 12400, और वहां पर भी ईवी ही है मगर लैम्डा है नैनोमीटर में। तो जब मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दूंगा, आपको देखना होगा सर ने एनर्जी किसमें पूछा है और लैम्डा की यूनिट क्या है। अच्छा मान लो अगर पिकोमीटर आया तो आप क्या करोगे, चेंज कर लेंगे। हेलो, थोड़ा बहुत तो आप भी चेंज कर लेंगे ना, यहां तक कंफर्टेबल है? एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, पूछ लूं क्या? इमेजिन करते प्यारे बच्चों, मेरे पास ये ईएम वेव है, क्या है ये, क्या है ये? तो अगर ये वेव है, अगर ये, तो क्या इसमें सारे वेव नेचर हैं? लेकिन प्लैंक्स ने कहा ये महज एक वेव नहीं है, इसके अंदर कुछ ऐसा है जो पार्टिकल के जैसा है, इसके अंदर कुछ ऐसा है जो पार्टिकल के, और उसका नाम क्या रखा गया, क्वांटम, विच इज स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना? एक बात बताओ, इस फोटोन की जो एनर्जी है वो इस वेव के फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली है, और लैम्डा के, चलेगा? मैं आपके सामने एक रिलेशन लिख रहा हूं, लिख दो क्या? मैंने आपके सामने लिखा E1/E2, क्या लिखा, लैम्डा के फॉर्म में बोलो, चलेगा? अब जरा मुझे आप यही रेशियो फ्रीक्वेंसी बता दो, आप लोग बता दो, E1 बराबर, चलेगा? नहीं चलेगा? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। तो जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, कभी हमसे एनर्जी पूछेगा, कभी हमसे नंबर ऑफ फोटोन की बात करेगा, कभी सिंगल फोटोन की बात करेगा, तो कभी रेशियो की बात करेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे चार के चारों बेसिक कंसेप्ट याद हो गए होंगे, याद हो गए होंगे क्या? एक बार देखते हैं, रिवाइज करते हैं और फिर कुछ सवालों के माध्यम से इसे हम आत्मसात करते हैं। तैयार है कुछ सवाल करने के लिए? सबसे पहले बताएंगे कितने कंसेप्ट पढ़े, बेसिक बेसिक 4। नंबर 1 सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सबको याद है? नंबर 2, नंबर 2 सबको याद है? नंबर 3 ईएम वेव, नंबर 4 प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये सारी बातें या तो कहीं ना कहीं आपको पता होती हैं या पता होनी चाहिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए उन्हें मैंने अलग से समाप्त कर दिया। चलेगा? चलिए कुछ सवाल करते हैं। लिखिएगा पहला सवाल, कैलकुलेट, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। कैलकुलेट, जल्दी जल्दी करना है, हाथ खड़े करते चलना है। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ रेडिएशन। अब मैंने रेडिएशन बोला है ना, मैंने कुछ बोला, तो क्या मान हो गया, ईएम वेव ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, उसका वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम, और आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर।
सबसे बन गया होगा? कितने बच्चों से बन जाएगा? बहुत बढ़िया, फिर फटाफट आंसर दे, घबराए नहीं, अपने आंसर बताते चले। स्पीड में करना है, कैलकुलेशन सही रखना है, आखिरी पड़ाव में कैलकुलेशन गलत ना हो, ऐसे कैलकुलेशन करें। अब आप पहली बार चीजें नहीं सीख रहे, कैलकुलेशन में एक्यूरेसी लाना स्टार्ट करें। सबसे पहले आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी, जिसे मैं लिख सकता हूं सी बाई लैम्डा, हाँ या ना? चलेगा ना? फिर क्या था, सवाल हो गया खत्म। 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -10। ऊपर मीटर पर सेकंड लिखा है तो नीचे भी मीटर लिखना पड़ेगा। लाइक यूनिट में सॉल्व करना पड़ता है, इतना कॉमन सेंस आप सबके जहन में, बोलो हाँ या ना? जब आप इसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, क्या आप सबने सॉल्व कर लिया है? कितना है? व्हाट इज आंसर? 1/2 इंटू 10 की पावर +15, हाँ या ना? किसी को दिक्कत है क्या? बहुत बढ़िया। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आए हैं, मैं आपको बता दूं। और जब भी सवाल आया तो आपके एनसीईआरटी में सवाल है, विविध भारतीय स्टेशन वाला वही सवाल आता है। कहने का मतलब है कि यही सवाल आते हैं, यही कंसेप्ट आते हैं, कुछ नया नहीं आता। बस आपको कैलकुलेशन सही रखनी है। क्या सही रखनी है? कैलकुलेशन। दिस इज क्लियर? आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या हमसे वेव नंबर पूछा है। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। बोलो हाँ या ना? आप सबने इसे कर लिया होगा प्यारे बच्चों। तो मीटर में निकालना है तो मीटर में, जिसमें निकालना है उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं सिंपल लिख देता हूं, किसी को आपत्ति है? 10 की पावर -7 मीटर इनवर्स, हाँ या ना? सब लोग सॉल्व कर सकते हो ना? पक्का? लिखिएगा अगला सवाल। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक मिनट, आप मुझे बताओ, जब आप एनर्जी निकालते हो तो ईएम वेव की निकालते हो कि फोटोन की निकालते हो? बोलो ना। लेकिन मैं सवाल क्या बोल रहा हूं, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ईएम वेव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोलो हाँ या ना? तो आप पूरे वेव की एनर्जी निकालोगे फोटोन की? आप फोटोन की एनर्जी क्यों निकालोगे? क्योंकि आप मान के चल रहे हो कि जो वेव है उसके अंदर जो एनर्जी कैरिंग पैकेट है वही इसकी वजह। बोलो हाँ या ना? एक मिनट। अब दुनिया में दो थ्योरी आ चुकी है। कितनी थ्योरी है? दो। एक है मैक्सवेल की थ्योरी और एक है प्लैंक्स की। एक है मैक्सवेल थ्योरी, एक है प्लैंक्स की। मैक्सवेल कहता है वेव वेव है, प्लैंक्स कहता है वेव वेव नहीं, पार्टिकल के जैसा है। दोनों थ्योरी को मिला दिया, एक नया कंसेप्ट आया, डुअल नेचर ऑफ वेव। क्या निकल के आया? ये कुछ ऐसा है कि उसके भी रिजल्ट कुछ कह रहे हैं, उसके भी रिजल्ट कुछ कह रहे हैं, ना वो गलत ना वो गलत, तो मुझे दोनों को सही मानना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? और यहां से दुनिया में एक नियम प्रतिपादित हो चुका है, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ वेव। इसीलिए हम वेव की एनर्जी वेव वाले चैप्टर से भी निकालते हैं और ऐसे भी निकालते हैं। वेव वाले चैप्टर से ईएम वेव में आपने एनर्जी कुछ अलग तरीके से निकाला होगा, कुछ वो फ्रीक्वेंसी साई वाई ऐसा कुछ नहीं। देखिएगा, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ईएम वेव इन जूल। लिख ले जूल। हैविंग वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। हैविंग वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। तो प्यारे बच्चों, वेवलेंथ दे रखा है और हमसे एनर्जी जूल पूछा है। कितने बच्चों से बन जाएगा रेजर हैंड? अरे पूरी क्लास करे यार, फटाफट फटाफट। बन गया होगा? फॉर्मूला लगाते हैं। क्या मैं एनर्जी जूल में चाहिए? तो जूल वाला फॉर्मूला 2 इंटू 10 की पावर -25 अपॉन 3000 एंगस्ट्रॉम। अगर ये जूल में तो नीचे लिखना होगा मीटर। बस यूनिट का ध्यान रखना है, इतना सबके अंदर कॉमन सेंस है। बोलो हाँ या ना? तो लिख दूं मैं 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 को -7। यस और नो? सॉरी -10, ये कितना आएगा? -7। ऊपर जाएगा +7, तो -25 +7 कितना? -18। तो लिख दूं मैं 2/3 इंटू 10 की पावर -18। चलेगा? अब आप ऑप्शन लिख के से और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर सकते हो ना? जैसे मुझे लिखना है 20/3, तो मुझे यहाँ पे 10 की पावर माइनस, हेलो, वो ऑप्शन के हिसाब से कर लोगे, कर लोगे। अभी फिलहाल ऑप्शन नहीं है तो इतना करके छोड़ दे। किसी को आपत्ति है? एक और सवाल। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन इन ईवी, in EV of radiation having wavelength 700 nanometer, of radiation having wavelength 700 nanometer। एक मिनट, रेडिएशन को पहचान के बताओ कौन सा रंग है? रंग रंग रंग, बहुत बढ़िया विद्यो। 400 से 700 पढ़ा होगा ना, तो लगभग कौन सा रंग है ये? रेड। हेलो,
आपको बताना है एनर्जी इन ईवी, सबसे बन जाएगा। वेवलेंथ दे रखा है, हमसे एनर्जी पूछा है, फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो एक ही फॉर्मूला हम सबके जहन में है, एनर्जी E बराबर एफ बाई लैम्डा या एनर्जी E बराबर H इंटू न्यू। बोलो हाँ या ना। अब समझदारी कहां है, H इंटू सी लिख के सॉल्व करने में कि ईवी पूछा सीधे ट्रिक से करने में, ट्रिक से। लैम्डा किसमें दिया है, नैनोमीटर, तो हमारा एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा 1240/60। बोलो हाँ या ना। क्या इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन है कि इतना आप वेट करने लग गए आप। हाँ, एंड आंसर इज 1 पॉइंट। चलेगा चलेगा। लिखेगा एक और सवाल। अच्छा एक मिनट, सवाल देने के पहले एक छोटा सा कॉमन सेंस पूछ रहा हूं। अगर मेरे पास ईएम वेव है, अगर मेरे पास क्या एनर्जी लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी 2 गुना तो लैम्डा, एनर्जी 2 गुना तो लैम्डा, बोलो ना, एनर्जी 3 गुना तो लैम्डा, एनर्जी 10 गुना तो लैम्डा। कंफर्म? कितना फिर सबके जहन में है? लिखिएगा सवाल। वेवलेंथ ऑफ radiation, wavelength of a radiation having energy E is 6000 angstrom. Wavelength of a radiation having energy E is, फील कर पाए क्या? Then calculate wavelength if energy of the radiation is 3E. Then calculate wavelength if energy of the radiation is 3E. हमें वेवलेंथ बताना है अगर रेडिएशन की एनर्जी हो चुकी है 3E। कितने बच्चे बन गए रेजर हैंड? पूरी क्लास यार, ऐसे नहीं, मुझे लगा बेसिक कंसेप्ट पूरी क्लास दन करके आंसर देगी। अभी चैप्टर शुरू कहां हुआ? बन गया क्या? ऐसे करो ना, E से 6000, ये हो गया 3 गुना तो वो होगा 1/3। हेलो, अभी तो आप बता रहे थे। अच्छा चलो वो नहीं करना है, तो आपने तो फॉर्मूला लगाना है, साहब मुझे फॉर्मूला लगाना है तो लगा लो ना, E1/E2 बराबर लैम्डा 2/λ1। हेलो, क्या ये फॉर्मूला सबको याद हुआ? जल्दी से बता दो, हमसे क्या पूछा है, लैम्डा, तो सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? रेज योर हैंड, हाथ ऊपर करें प्लीज। सबका आंसर आ गया है ना, बहुत बढ़िया। एंड आंसर इज 2000 एंगस्ट्रॉम। चलेगा। लिखिएगा अगला सवाल। 10 की पावर 8 फोटोन, 10 की पावर 8 फोटोन of certain radiation, 10 की पावर 8 photon of certain radiation is having 3 joule energy, is have 3 joule, फील कर पाई इसे? 3 जूल एनर्जी कितने फोटोन की है? 10 की पावर 8, एक फोटोन की नहीं है, 10 की पावर 8। जल्दी बता दो कितने वेव होंगे? एक वेव में एक फोटोन, 2 वेव में 2, जिसे मैं एक वेव बोल रहा हूं, एक वेव समझ पा रहे हो ना? कितने फोटोन है? 10 की पावर 8, उनकी कंबाइंड एनर्जी कितनी है? 3 जूल। ये एक फोटोन की एनर्जी नहीं है, ये कंबाइंड एनर्जी है। जस्ट क्लियर? is having energy 3 joule. Then calculate wavelength of the radiation. Then calculate wavelength of the radiation. तो प्यारे बच्चों, सवाल आपसे वेवलेंथ पूछा है, सवाल आपसे लैम्डा पूछा है। Then calculate wavelength of the radiation. Then calculate wavelength of the radiation. वेवलेंथ आप मुझे मीटर में बता दें, वेवलेंथ आप मुझे मीटर में बता दें। मैं सुन रहा हूं सही आंसर आ रहे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सबसे बन गया क्या? क्या बात है, कितने बच्चों से बन गया? रेजर हैंड। वाह यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है मगर बहुत नहीं है। यस और नो? आप सबने फॉर्मूला कौन सा लगाया? एनर्जी बराबर N into Hc by लैम्डा। अब बताओ एनर्जी जूल में है ईवी में? जूल में।
तो क्या मुझे जूल वाला एच याद है? तो 3 बराबर 10 की पावर 8 इंटू, यस और नो? क्या सबने सॉल्व कर लिया होगा? तो आंसर आया प्यारे बच्चों 2 इंटू, चलो इसे कहता हूं मैं 20, क्या लिखा मैंने? तो 10 की पावर 7, इससे 10 ले लिया तो बना 20 इंटू 10 पावर 7, 10 की पावर -25, कितना बचा? -18, तो लिखा मैंने 20 इंटू 10 की पावर -18 बाई 3। हेलो, तो ये सॉल्व करना मुश्किल है यार। कितना आ गया? 6.66 इंटू 10 की पावर -18 मीटर। हाँ या ना? आसान है। लिखे एक और सवाल, बोलो। A gaseous sample, a gaseous sample, a gaseous sample absorb, a gaseous sample absorb a photon of 300 nanometer. A gaseous sample absorb a photon of 300 nanometer and emit, एक मिनट, मेरे पास एक गैस का सैंपल है, एक गैस का, उसने एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया, फोटोन को कितने कितने नैनोमीटर का? 300। अब वो जो फोटोन आया उससे एनर्जी हो गई एब्जॉर्ब, एनर्जी हो गई, अंदर कुछ हुआ, अंदर वो क्या हुआ, वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, ये सब आप सीखेंगे स्पेक्ट्रम में। कहां सीखेंगे? अभी इतना मानो कि जैसे वो फोटोन अंदर आया, अंदर गैसेस के एटम में कुछ भूचाल सा मचा जिससे 2 फोटोन और निकले, 2 फोटोन, 2 फोटोन and emits 2 photon of wavelength, and emits 2 photon of wavelength 400 nanometer and x nanometer, and emit 2 photon of wavelength 400 nanometer and x nanometer. Then calculate x. Then calculate x. तो इतने तरह के सवाल प्यारे बच्चों आपसे यहां पे खटाखट बनने चाहिए। देन कैलकुलेट x, सबसे बन जाएगा कंसेप्ट क्या है? आने वाली एनर्जी E, निकलने वाली एनर्जी E1 E2। हेलो, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड रहेगा? आप कहेंगे आने वाली एनर्जी बराबर रिलीज हुई एनर्जी, बोलो हाँ या ना? इसे मैं लिख दूं एच बाई लैम्डा, किसी का आपत्ति है? इसे क्या लिखूं मैं? एच सी बाई लैम्डा 1 प्लस एच सी बाई लैम्डा 2। क्या एच सी कैंसिल होगा? अब मुझे बताओ, आने वाला लैम्डा 300, रिलीज हुआ एनर्जी 400, यहाँ पे कितना पता नहीं, कैसे सॉल्व कर लेंगे? कितने बच्चे सॉल्व किया? रेज योर हैंड। अरे वाह, मैक्सिमम बच्चे आंसर दे रहे हैं, पूरी क्लास में आंसर 1200 नैनोमीटर। बोलो हाँ या ना? एक और सवाल कर ले क्या? आप सबने फिजिक्स में क्या पावर को पढ़ा है? पावर का फॉर्मूला बोलेंगे, पावर का फॉर्मूला एनर्जी पर यूनिट टाइम। मैं अभी आपसे बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, जो आपको पहले से पता होते या पता होने चाहिए। इज दिस क्लियर? लिखिएगा अगला सवाल, अगला सवाल बोलो क्या? कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन emitted by 60 watt bulb. Calculate number of photon emitted by 60 watt bulb in 10 hours. In 10 hours, if wavelength of emitted radiation is 6000 angstrom. If wavelength of emitted radiation is 6000 angstrom. सभी लोग सवाल समझ पाए हैं? एक बल्ब है, उससे एनर्जी एमिट हो रही है, तो बताओ टोटल कितने फोटोन आए? हल्का सा कैलकुलेशन है, लेकिन आप इतनी कैलकुलेशन के लिए तैयार हैं? कैलकुलेशन से घबराए नहीं। सो सिंपल।
10 hours. सेकेंड, पावर इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम. हिंट मैंने दिया है, आंसर आएगा. कितने बच्चों को पता करना क्या है? रेज योर हैंड. बहुत बढ़िया. ऐसे सवाल मुझे उम्मीद है शायद आप लोगों ने फिजिक्स में भी किए होंगे. करेंगे करेंगे, आलस ना करे करने में प्लीज. अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जबरदस्ती मल्टीप्लाई करते हैं. मेरी एक सलाह मानना, जब भी एक साथ बहुत बड़े नंबर मल्टीप्लाई हो, उन्हें कभी भी एक जगह मल्टीप्लाई ना करें. उन्हें बचा के चले, लास्ट में बहुत सारे नंबर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं. देखते हैं क्या सबको अप्रोच समझ में आ चुकी है. थोड़ा सा फील करते प्यारे बच्चों, इमेजिन करते ये हमारे सामने एक बल्ब है. क्या है ये? बल्ब. अब इस बल्ब से रेडिएशन निकल रही. क्या निकल रही? मुझे पता है वो जो रेडिएशन है उसका वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम. बोलो हाँ या ना. अब यार सिंपल सी बात है, इसमें से एक वेव तो निकली नहीं. एक वेव तो, इसमें से बहुत सारी वेव निकल रही. बोलो हाँ या ना. मैंने मनी मन सोचा, काश मुझे निकलने वाली सारी एनर्जी पता होती एक सेकंड में. निकलने वाली सारी एनर्जी पता होती, तो अगर मुझे एक सेकंड की सारी एनर्जी पता होती तो मैं नंबर ऑफ फोटॉन गन से निकाल देता. अब मेरा दिमाग ये सोचने लग गया, भाई साहब एनर्जी निकाले कैसे? एनर्जी तो आप सबने पढ़ा है, एनर्जी इज पावर पर यूनिट टाइम. बोलो हाँ या ना. हाँ या ना. कि पावर इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम. आप सबने पढ़ा है पावर इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम. यस और नो. यहां से एनर्जी आ चुका है पावर इंटू टाइम, यानी 60 इंटू, देखो देखो 60 इंटू 60 इंटू 60. कुछ गड़बड़ है. बहुत बढ़िया. 60 इंटू 60 इंटू 10. कितना आवर्स बोला है? 10 आवर्स. क्या मेरे पास टोटल एनर्जी आ चुकी है? ये एनर्जी किस में आई है? इससे मैंने लिख दिया जूल में. चलेगा. अब मुझे इस बल्ब से एक सेकंड में मिलने वाली एनर्जी मिल चुकी है. बोलो हाँ या ना. लेकिन ये जो एनर्जी है, क्या वो रेडिएशन के फॉर्म में है? उन्हीं रेडिएशन के अंदर क्या फोटोन है? तो क्या मैं यहां से फोटोन नहीं निकाल सकता हूं? बोलो प्यारे बच्चों, अब मैं कौन सा फॉर्म लगाऊं? एनर्जी ई बराबर n इंटू 2 इंटू 10 की. यस और नो. लैम्डा कितना दे रखा है? 6000 एंगस्ट्रॉम. अब जरा सुनना, इसे मैं कैसे कर रहा हूं. मैंने कहा 6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10. सीधे लिख दो. क्या कितना आएगा बता दो. सब लोग साथ में कैसे कर रहे हो ना यार. मैं जानबूझ के आपको इन्वॉल्व करता हूं, सब साथ में करें. 10 की पावर माइनस 7. चलेगा. ये जो एनर्जी है इसे मैं कितना लिख दूं बता दो. 60 इंटू 60 इंटू 60. तो मैं ऐसे लिख देता हूं 60 क्यूब इंटू 10. बोलो हाँ या ना. क्या आप इसे सॉल्व कर लेंगे? सॉल्व करना आसान हो गया. यहां से आप सब ने n निकालना है प्यारे बच्चों. n आएगा 60 क्यूब इंटू 10 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1. कितने बच्चे यहाँ पे पहुंच गए थे जो हैंड? अरे वाह, बहुत बढ़िया. आगे सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने. कर लिया क्या? एंड आंसर इज 6.8 डेसिमल बाद 1 लिख लो चलेगा. अरे आप 6 लिखो तो भी चलेगा. इतनी कैलकुलेशन के बाद आपके नीट में इतना नहीं आता है. जब कैलकुलेशन अप्रॉक्स पूछता है तो याद करना कैलकुलेशन शुरू बहुत कम होगी, फिर आपको ऑप्शन में एक्यूरेट पूछेगा. अभी फिलहाल आपने 6.4 लिख लिया तो भी चलेगा. चलेगा. 10 टू 10 की पावर, हेलो, चलेगा. देखते हैं आपने क्या क्या सीखा. कितने कंसेप्ट सीख लिए टोटल? 4. क्या आप सबको ईएम वेव में मौजूद फोटोन का एनर्जी निकालने का फॉर्मूला पता है? एनर्जी ई बराबर hc बाई लैम्डा. hc बाई लैम्डा एक फोटोन की एनर्जी की दो की. अच्छा, मैं कभी फोटोन बोलता हूं कभी क्वांटम. मुझसे कंफर्टेबल है. चैप्टर शुरू करें क्या? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन? एटॉमिक स्ट्रक्चर. शुरू करें क्या? प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज से कई साल पहले एक थ्योरी आई थी जिसका नाम था डाल्टन थ्योरी. क्या नाम था? जिन्होंने कहा था, 2 मिनट सुनिएगा, जिन्होंने कहा था कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा हिस्सा क्या है? एटम. ये थ्योरी बहुत जल्दी टूट गई, बहुत जल्दी खत्म हो गई जैसे जे थॉमसन ने खोज करी इलेक्ट्रॉन की. किसी खोज इलेक्ट्रॉन की खोज होती है और कुछ ही सालों के बाद तुरंत एक पार्टिकल आता है जिसका नाम था प्रोटॉन. मार्केट में अब 2 पार्टिकल आ चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा है प्रोटॉन. जैसे ही 2 पार्टिकल आए वैसे ही एक कवायद शुरू हो गई. एक लोगों के अंदर जिज्ञासा आ गई, भाई साहब ये होते कहां है, होते कैसे हैं? हुआ क्या, सबसे पहला मॉडल आया, उसका नाम था थॉमसन मॉडल. क्या नाम था? थॉमसन का मॉडल वन ऑफ द एलिमेंट्री मॉडल, वन ऑफ द बेसिक मॉडल. जिन्होंने कहा देखो यार बड़ी सिंपल सी कहानी है, ये जो एटम होता है ना उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, उसी के अंदर प्रोटॉन भी होता है. पर लोगों ने कहा ये होता कहां है, होता कैसे है, होता कहां है, होता. उन्होंने अपना एक मॉडल दिया. इसे मिटा दो. उन्होंने अपना एक मॉडल दिया जिसे कहते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल. कॉपी लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट एटॉमिक मॉडल्स. कॉपी डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग एटॉमिक मॉडल्स. उसमें लिखेगा फर्स्ट पॉइंट थॉमसन एटॉमिक मॉडल. तो प्यारे बच्चों, हमारा जो चैप्टर है वो इन्हीं एटॉमिक मॉडल्स की कहानी है.
और यही पढ़ते पढ़ते हम चैप्टर को खत्म करेंगे। यही पूरा हमारा चैप्टर है और सबसे अंत में आपको मैं एटम की असली वाली तस्वीर दिखाऊंगा। देखते हैं इतिहास शुरू कहां से हुआ। इतिहास शुरू होता है सबसे पहले थॉमसन से। किससे शुरू हुआ? हल्का सुनिएगा क्योंकि एग्जाम में एक बार सवाल आया था। इन्होंने कहा देखो यार, जो एटम होता है वो एक स्फेरिकल शेप का होता है। कैसा होता है? मतलब ये जो आप सबके जहन में बैठा है, एक बात बताओ सच में, क्या आज तक कभी आपने एटम देखा है? ना। आप वही मान रहे हैं जो किताबों में लिखा आया, जो लोगों ने सुना है, बोलो हाँ या ना। सबसे पहले ये कहने वाले कि जो एटम होता है स्फेरिकल शेप का होता है, ये कौन थे? थॉमसन। लोगों ने कहा भाई साहब अगर एटम स्फेरिकल शेप का है तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कहां है, नेगेटिव चार्ज कहां है? उन्होंने कहा, किसने कहा? थॉमसन ने। उन्होंने कहा कि देखो यार, ये जो एटम होता है इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज वो उस स्फेरिकल शेप के सरफेस पे, कहां पे? सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यूनिफॉर्मली। ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? थॉमसन। लोगों ने कहा अच्छा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो सरफेस पे है। कहां है? सरफेस पे। उन्होंने कहा एटम ऐसा है, इसके सरफेस पे है पॉजिटिव चार्ज। कौन है? तो लोगों ने कहा भाई साहब अगर सरफेस पे पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन कहां है? बोले देखो यार, इलेक्ट्रॉन है अंदर, इलेक्ट्रॉन है। और उन्होंने कहा अंदर वो धंसा हुआ है, अंदर वो, जैसे इंग्लिश में कहते हैं एम्बेडेड। क्या बोलते हैं? एम्बेडेड। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, किसने कहा था? थॉमसन ने। उनका मॉडल ऐसा था। उन्होंने कहा कि तो ऐसा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है एंड नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इनसाइड द एटम। लोगों ने कहा इमेजिन कैसे करें? बोले बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तरबूज। जैसा कि, क्या आप सबने तरबूज देखा है? उन्होंने कहा जो उसका सरफेस होगा, क्या होगा? सरफेस बिल्कुल परफेक्टली स्फेरिकल ले लो, उसका जो सरफेस है वो है पॉजिटिव चार्ज। क्या है? क्या है? और अंदर रेड पल्प होता है। बोलो हाँ या ना। कभी आपने तरबूज खाया है? अगर उसका जो रेड पल्प निकलता है हरा हरा, वो भारी होता है कि अंदर का लाल वाला मटेरियल? अंदर का लाल वाला मटेरियल भारी होता है, है? कभी ऐसा लगा नहीं सारा पैसा वेस्ट हो गया हरे में? खाया कि नहीं खाया? हमने हमेशा कटा खाया सर, हमने कभी काटे नहीं, पता नहीं चला। अगर कभी तरबूज काटे तो हरा वाला बाहर निकलता, बड़ा भारी होता है, ऐसा हो। और कभी कभी ऐसा लगता है तरबूज का सारा वेट इसी हरे में है। बोलो हाँ या ना। और लाल वाला जो है बड़ा कम वेट है। बोले 3 किलो के नाम पे हमने 500 ग्राम दे दिया। क्यों? क्योंकि जो मेन मास है वो कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है? हरे में। बोलो हाँ या ना। और क्या अंदर छोटे छोटे काली काली बीज है? थॉमसन ने कहा अगर किसी बंदे को दिख पा नहीं रहे, बोले जिस बंदे को इमेजिन करना है, जिस बंदे को कि हमारा एटम दिखता कैसे, उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल तरबूज मान लो। क्या मान लो? वो जो हरा वाला है वो है पॉजिटिव चार्ज। क्या है? और अंदर जो काली काली बीज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। लोगों ने कहा सर, क्या बोला? आपको कैसे पता पॉजिटिव सरफेस पे है? आपको कैसे पता पॉजिटिव? क्योंकि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की, और उनको इलेक्ट्रॉन का इतिहास पता था। उनको पता था जो इलेक्ट्रॉन है ना बहुत बहुत हल्का है। जो इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एटम का जो वेट है उसमें इलेक्ट्रॉन का योगदान नहीं है। अगर एटम का योगदान वेट में कोई देगा तो वो कौन देगा? पॉजिटिव। उन्होंने कहा ये जो बाहर का मटेरियल है यही एटम के वेट का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, और क्योंकि ये वेट का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है यानी यहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उन्हें पहले से पता था नेगेटिव का तो वेट ना के बराबर है। नहीं समझे? हर चीज के पीछे का लॉजिक होता है। बिना लॉजिक के उनको सपना नहीं आया था रात में। बोले रात में सपना आया, सुबह तो बता दिया जमाने को, है मुझे कल सपना आया था, उस मंदिर में जाना, ऐसा होगा। है उन्होंने कहा भाई साहब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव, वो कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस पे। और नेगेटिव चार्ज कहां है? ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? थॉमसन। उसी समय क्या हुआ प्यारे बच्चों, उन्हीं का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था? कभी आप देखो अगर कॉलेज वगैरह में जो मतलब रिसर्च लेवल पे होते हैं, वहां पे जो स्टूडेंट होते हैं वो भी साइंटिस्ट होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं वो भी साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो पीएचडी कर रहे होते हैं, तो दे आर आल्सो इक्विवेलेंट ना। है तो उस समय उनका एक स्टूडेंट था, उसका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था? बोले यार साढ़े बढ़िया बात बताई यार, चलो मैं इसको वेरीफाई करता हूं। क्या करता हूं? तो रदरफोर्ड ने उनकी कही हुई बातों को वेरीफाई करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे जमाना आज किस नाम से जानता है? रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बोले हाँ या ना। उन्होंने कहा सर, क्या बोला? आप कहना चाहते हैं जो एटम है ऐसा है? बोले हाँ। तो बोले यहाँ पे भी एटम होगा? बोले हाँ। बोले यहाँ पे भी एटम होगा? बोले हाँ। बोले सरफेस पे कौन सा चार्ज? अब ये एटम किसी को दिख नहीं रहा है, सब कुछ कहां चल रहा है? अजम्पशन पे। कहां चल रहा है?
मान के, लॉजिक पे, थ्योरी पे, उन्होंने कहा सर ऐसा करते हैं, अपन एक तरीका लगाते हैं। बोले क्या? बोले हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? तो पॉजिटिव चार्ज जैसे एटम के करीब जाएगा, इसके पास जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्शन होगा, लौट के आएगा, जमाने को बता देंगे आपने जो कहा वो सही है, आपने जो कहा वो नहीं समझ पाए। बोले थॉमसन ने कहा हाँ बेटा बात तो सही है। क्या बोले? बोले जा बेटा कर एक्सपेरिमेंट। तो वो एक्सपेरिमेंट करने गया है, एक्सपेरिमेंट करने उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया और उन्होंने लिया गोल्ड फॉइल। क्या लिया? सबको किस्सा पता होगा। उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया और इसके चारों तरफ एक स्क्रीन लगाई, दैट इज जेडनेस की। किसकी स्क्रीन? क्या आप सबको जेडनेस के बारे में पता है? जो जेडनेस होता है वो होता है फ्लोरेसेंट, हाँ या ना? जैसे ही इस पे चार्ज पार्टिकल गिरते हैं, यहाँ पे होगा सिंसिलेशन। क्या होगा? वैसे होगा जैसे कि दिवाली में फुलझड़ी होता है। कभी फुलझड़ी जलाया है? ऐसे धीरे चमकता है, कई बार लगता है छूटे जल न जाए, कुछ होता नहीं है वैसे ही। अरे दूर दूर रहते हैं, कभी देखा है फुलझड़ी की? नहीं देखा है। तो उसी प्रकार का यहाँ पे सिंसिलेशन होता है। क्या होता है? तो लोगों ने कहा भाई साहब जहां जहां सिंसिलेशन होगा समझ जाना वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज। जरा सुनिएगा, उन्होंने क्या किया, यहां से सेटअप लगाया और यहां से भेजे अल्फा पार्टिकल। क्या भेजे? अब मैं सारा इतिहास नहीं बता रहा हूं, राइट, काम की बात पे आते हैं। इन्होंने यहां से अल्फा पार्टिकल भेजे। क्या भेजे? और यहाँ पे क्या रखा है? गोल्ड। एक मिनट, गोल्ड क्यों लिया? बिकॉज गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट मैलिएबल मेटल, हाँ या ना? तो साहब फायदा क्या हुआ मैलिएबल लेने का? तो उससे क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ, जरा इमेजिन करते हैं, ये मेरे पास एक मैटर है। क्या है ये? और इसमें हर लेयर पे एटम है। क्या है? एटम। तो मुझे पता है यहाँ पे भी एटम है, यहाँ पे भी एटम है, ऐसे हर लेयर में एटम। बोले हाँ या ना? तो अगर मैं अल्फा पार्टिकल भेजूंगा तो हो सकता है इस पॉजिटिव चार्ज का अंदर वाले पॉजिटिव चार्ज से कोई इंफ्लुएंस हो जाए। क्या हो जाए? इसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पतली लेयर में लाऊंगा, ताकि मुझे पता हो उसको कम से कम एटम की एक ही लेयर हो। एटम की मतलब बाकी अट्रैक्शन को, बाकी रिपल्शन को, बाकी डिफ्लेक्शन को मिनिमाइज कर पाए। क्या कर पाए? सिंपल सी बात है, इमेजिन करो ना, हर पेज में एटम है, ऐसे हर पेज में एटम है, तो क्या बहुत सारे एटम का रिपल्शन नहीं होगा? तो लोगों ने क्या किया, ऐसा कुछ ढूंढा जिसमें सबसे कम चांसेस हो रिपल्शन के, सबसे कम चांसेस हो डेविएशन के, तो हो लिया गोल्ड फॉइल। क्या लिया? अच्छा मैं आपको बताऊं, गोल्ड फॉइल इतना 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 पतला हो सकता है, इस पेज की थिकनेस का भी 1/1000 टाइम्स। 1/, तो ये पेज आपको पतला नजर आ रहा है, इसका भी 1000 गुना और पतला कर दे। पतला है कि भयंकर पतला? यहां पे उन्होंने गोल्ड फॉइल लगाया। बोले सर शुरू करें? बोले हाँ शुरू कर बेटा, शुरू कर। बस एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट। तो उनका उम्मीद क्या था? बोले सर ऐसा करेंगे, अब तो सुना, उन्होंने, उनको कुछ सपना आया, उन्होंने बताया अब इसे प्रूफ करना है। क्या करना है? बोले सर ऐसा करते हैं, अपन जड़ से पूरा लगा देते हैं, पूरा लगा देते हैं। बोले ठीक है लगा दो, हल्का सा यहाँ पे छोड़ रखा था जहां से अल्फा पार्टिकल जाएगा, चलेगा? बोले ठीक है बेटा। बोले सर ऐसा करेंगे, जैसे अल्फा पार्टिकल आएगा यहाँ पे सिंसुलेशन होगा। कहाँ होगा? क्यों यहाँ पे क्यों होगा? बोले सर आएगा, टकराएगा, यही तो आएगा। सर चमकेगा तो फोटो खींच के बता देगी दुनिया को, चलेगा? बोले जा बेटा कर स्टार्ट। बस स्टार्ट हुआ, बटन ऑन किया, अल्फा पार्टिकल आया। कौन आया? सिंसुलेशन हो रहा था मगर यहाँ नहीं। क्या हुआ? यहाँ उधर बोले सर, क्या बोले रदरफोर्ड, ये तो उल्टा हो गया सर। बोले क्या हुआ बेटा? बोले सर सारे उधर चले गए। बोले नहीं नहीं एक तो आया होगा। बोले हाँ सर एक आया सर, एक। समझ पा रहे क्या? और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो यहाँ भी थोड़ा बहुत सिंसुलेशन दिखा रहे थे। इसे अपन ऐसे समझते हैं, एक छोटा सा नंबर लेके, लेट्स इमेजिन उन्होंने 20,000 अल्फा पार्टिकल भेजे। कितने भेजे? हम लोग 20,000 के एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी में लिखा मिलता है, इसलिए इमेजिन करो उन्होंने 20,000 अल्फा पार्टिकल भेजे। कितने? अच्छा एक मिनट, एक छोटा सा गेम खेलते हैं, खेले क्या? कभी आप लोगों ने क्रिकेट देखा है? उसमें बैट होता है, बॉल होती है, बहुत बढ़िया। आजकल कभी मॉल वगैरह में वो नेट प्रैक्टिस वाला गेम चलता है, नेट प्रैक्टिस वाला है ना, वो नेट लगा होता है और अंदर क्रिकेट खेलते हैं और बॉल बाहर नहीं जाती। यस और नो? जेब के अलावा। तो हुआ क्या? नहीं समझ पाए। खैर वो इमेजिन करते हैं वो मशीन है ना, उसमें बॉल थ्रो करते हैं। क्या थ्रो करते हैं? बॉल। तो इमेजिन करते हैं ऐसे अपन ने 20,000 मशीन खरीदी बाजार से। कितनी मशीन? कितनी मशीन? 1 2 3 4 5, और वो दीवार आपको सामने दिख रही है क्या? मैंने यहाँ पे लाइन से इतनी मशीन सेटअप कर दी, टोटल आ गई 20,000। कितनी मशीन आ गई? 20,000। समझते हैं? अब मैंने सब में टेनिस की बॉल भर दी। क्या भर दिया? और मुझे एक साथ बटन ऑन करना है, एक साथ। तो कितनी बॉल एक साथ बाहर निकलेंगी? बहुत टैलेंटेड है आप। इमेजिन करते हैं मेरी आंखों पे पट्टी बंधी है। क्या बंधी है? और मुझे पता करना है वहां दीवार है कि नहीं है। मुझे पता करना है कि वहां दीवार है कि, तो मैं कैसे पता करूं? चल के जाके देखूं, गिर जाऊं, अरे नहीं यार थी नहीं थी है?
मान लो दीवार ना होती तो मैं चल के जाऊं, गिर हाँ हाँ दीवार नहीं थी, बता देना सबको। याद रखिए दुनिया से थोड़ी है। तो उन्होंने क्या किया, मशीन लगाया। क्या लगाया? मशीन। उन्होंने एक साथ 20,000 मशीन लगाई। कितनी मशीन? 20,000। अब उन्हें लगता था भाई साहब अगर 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 वहां पे कुछ ऑब्स्टिकल होगा, वहां पे कुछ ऑब्स्टिकल, तो सारी सारी बॉल जो है खट खट करके पीछे आएंगी। तो मैं बस आंखों में पट्टी बंधी, तो मैंने कहा ऑन करो यार, सारी बॉल एक साथ गई। समझ पा रहे क्या? जब सारी बॉल एक साथ चली गई, इसका मैं क्या कंक्लूजन निकालूं, वहां दीवार है कि नहीं है? बोले भैया साहब आगे जाने की जरूरत नहीं है। समझ पाए क्या? लेकिन एक बॉल ऐसी थी जो गई और आके मुझे टकरा के लगी। ये कौन सी बॉल थी? ये वो बॉल थी जो कहीं ना बीचों बीच में कुछ ऑब्स्टिकल था। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि पूरी पूरी जो दीवार है वो कंप्लीटली एम्प्टी, ऐसा नहीं है, उसमें कहीं बीच में ऑब्स्टिकल है। बोले हाँ या ना? कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ रदरफोर्ड का, और इन्होंने दिया कंक्लूजन। क्या दिया? क्या दिया? बोले साहब जो एटम होता है, क्या बोले? बोले थॉमसन साहब आपका थोड़ी गलत होने वाला है, कर दूं? बोले कर दो बेटा, क्या करें। उन्होंने कहा जो एटम होता है, जो एटम, उसके बीचों बीच एक बहुत डेंस 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 न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। और यहां से कंसेप्ट आया कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत डेंस होता है, वो बहुत 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 ज्यादा रिजिड होता है। इज दिस क्लियर? और इसके चारों तरफ बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। क्या है? तो आज आप सबके जहन में क्या एटम की कोई ऐसी तस्वीर नजर आती है? ये सबसे पहली बार किस बंदे ने दिया था? रदरफोर्ड। किसने दिया था? रदरफोर्ड। उनमें कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था? स्कैच। उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ पे कुछ अल्फा पार्टिकल, मतलब 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल, जैसे कहते ऑलमोस्ट, क्या बोला मैंने, 180 डिग्री पे रिट्रेस हुए। मतलब एग्जैक्टली 180 नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 180 पे रिट्रेस हुआ। तो पता चला अंदर कुछ ऐसा है जो बहुत पॉजिटिव है, और इतना पॉजिटिव है कि अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहा है। इज दिस क्लियर? और वहां से उन्होंने मॉडल दिया कि देखो साहब एटम ऐसा नहीं ऐसा होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं? लोगों ने कहा इसे रिलेट कैसे करें, रियल लाइफ में रिलेट कैसे करें। उन्होंने कहा ये बिल्कुल वैसा है जैसा सोलर सिस्टम है, जैसा कि। इज दिस क्लियर? अब जरा सुनिए, आपको याद क्या करना है। थॉमसन में इतना याद रख पाएंगे, रदरफोर्ड में एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, बहुत कम अल्फा पार्टिकल लौट के आया, याद रख पाएंगे। मॉडल देखने में ऐसा था, याद रख पाएंगे। बोलते किससे रिलेट करें? उन्होंने कहा प्लैनेट से, प्लैनेटरी सिस्टम। इसे क्या बोला गया? उसी समय क्या हुआ, एक थ्योरी आई जिसका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? तो इसे ऐसे समझते प्यारे बच्चों, एक दिन क्या हुआ, रदरफोर्ड का मॉडल आया, अखबार में छप गया। कहां छपा? कहां छपा? तो रदरफोर्ड हो गए फेमस। क्या हो गए? क्या हो गए? उसी समय थ्योरी आई, उसका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ, वो थ्योरी ये कहती है जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल, पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने, जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल, जब कभी कोई एक्सेलरेटेड मोशन में जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन में, एक्सेलरेटेड मोशन में अपनी एनर्जी को एमिट, याद आया क्या? इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ। तो मैक्सवेल ने कहा रदरफोर्ड इधर आइए। क्या बोला? बोले सुने हैं आपने मॉडल दिया है? बोले हाँ। बोले आपके मॉडल में क्या क्या जरा बताइए। बोले मेरे मॉडल में बीचों बीच न्यूक्लियस है, चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है। बोले जैसे? बोले वैसे जैसे कि सूरज के चारों तरफ घूमता हुआ धरती। अरे हाँ या ना? बोले रदरफोर्ड आपने मेरी थ्योरी पढ़ी क्या? बोले हाँ पढ़ी तो है। बोले सोचा उसके बारे में? बोले सोचा नहीं, टाइम नहीं मिला। बोले चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। बोले पूछो। बोले मेरी थ्योरी कहती है जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल, जब कभी कोई, क्या इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, क्या वो सर्कुलर मोशन में है? क्या सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है? अरे है क्या? क्या अंदर न्यूक्लियस है? क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि अंदर कौन है? प्रोटॉन। क्या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है? तो उन्होंने कहा जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन में अपनी एनर्जी को एमिट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अभी एक एनर्जी लेवल पे है, अभी एक एनर्जी लेके बैठा है, गोल गोल घूमना शुरू हो गया तो उसकी एनर्जी चली गई, तो एनर्जी कम हो गई। अंदर बैठा था न्यूक्लियस, और बैठा था, तो जब इसकी एनर्जी कम होने लगी, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? तो क्या ये इलेक्ट्रॉन और तेजी से इसको खींचने लगेगा? मैक्सवेल ने कहा रदरफोर्ड से, मैक्सवेल ने कहा धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन घूमता जाएगा, एनर्जी एमिट कराता जाएगा, न्यूक्लियस के करीब जाता जाएगा, न्यूक्लियस करीब जाता।
धीरे धीरे स्पाइरल पाथ बनाते बनाते एक दिन न्यूक्लियस में डूब। बोलो ना, बोले क्या ऐसा होना चाहिए? उन्होंने पूछा रदरफोर्ड से, क्या ऐसा होना? बोले होना तो चाहिए, होना तो। बोले पर क्या ऐसा होता है? क्या आप सब बैठे बैठे ऐसे हो जाते हैं? बिल्कुल है गायब। अरे कहां गए बच्चे? है मैं पढ़ाते पढ़ाते ऐसे हो गया क्या? इतना नहीं समझ पाए। क्या ऐसा होता है? तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता है? समझना मेरी बात को। उस समय के साथ सोचे, रदरफोर्ड की थ्योरी आ चुकी है, मैक्सवेल ने कहा ऐसा होना, मगर ऐसा होता, ऐसा क्यों नहीं होता है? रदरफोर्ड वाज अनेबल टू एक्सप्लेन। रदरफोर्ड वाज, सत्य हम सबकी आंखों के सामने ऐसा होता, मैक्सवेल कहते हैं ऐसा होना, वो भी गलत नहीं है, मगर ऐसा होता नहीं। ऐसा होता क्यों नहीं है? He was unable to explain. He was, उसी समय मार्केट में आई एक नई थ्योरी, एक नया मॉडल जिसका नाम था बोल्ट्ज एटॉमिक मॉडल, व्हिच इज आवर सिलेबस। इज दिस क्लियर? कॉपी में जल्दी से लिख ले, हल्का हल्का, पहले में इतना लिख ले बस। रदरफोर्ड में जो जो बोलूं वो लिखना। So this is all about historical points, इतिहास के पन्नों से। अब बच्चे अजीब टाइप के डाउट पूछते हैं, सर क्या पता मैक्सवेल गलत होते उस समय। अच्छा, उससे भी गंदा डाउट ये होता है, सर एक बात बताओ, जब दुनिया में इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तो लोगों ने बैटरी कहां से बनाई? सर हाई पोटेंशियल बैटरी लगाते थे ना। आदि करे हाँ यार बात तो सही है। हर चीज की वजह है, हर चीज का जवाब है, लेकिन कई बार बहुत सारी बातों पे बात हम नहीं कर पाते। लिख लिया होगा आप सबने? रदरफोर्ड में एक पॉइंट लिखना, बोलो क्या? फर्स्ट पॉइंट लिखना, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट proved that first point, proved that first point, most of the space is empty, proved that first point, most of the space is empty, बहुत सारा स्पेस empty है। second point, there is highly dense positively charged, there is highly dense positively charged ब्रैकेट में न्यूक्लियन, उन्होंने इसका नाम दिया था न्यूक्लियन। there is highly dense positively charged nucleon in the center of atom, in the center of atom। तो आज से बहुत साल पहले पूछा गया था न्यूक्लियन वर्ड किस थ्योरी से आया था, किस मॉडल से आया था। अब ऐसे सवाल नहीं आते बकवास से, पर पहले जो नहीं होते थे AIPMT MPPMT ये सब, उनमें सवाल था। तो किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। हेलो, लिख पाए इतना? लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल फेल क्यों हुआ? इसमें एक लाइन लिख लेना, he was unable to explain why, he was unable to explain why an electron which is in accelerated motion, an electron which is in accelerated motion does not dip inside the nucleus, does not dip inside the nucleus by following a spiral path, does not dip inside the nucleus by following a spiral path। याद रख पाएंगे? तो बस कभी अगर आ जाए ऐसा क्यों हुआ था तो याद रहो बिल्कुल, इस चीज को समझो। एक मिनट, मॉडल अभी तक जोड़ने दिया वो गलत नहीं है, आप सबके जहन में यही मॉडल है, बोलो हाँ या ना। वो समझा नहीं पाए आखिर ऐसा क्यों
नहीं होता है। इज दिस क्लियर? और यही रदरफोर्ड की सबसे बड़ी लिमिटेशन में से एक लिमिटेशन, ऐसे तो कमियां बहुत सारी गिन सकते हैं, मगर ये दिस वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखना। लेकिन उन्होंने कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट बताया, एप्लीकेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। इनके कुछ एप्लीकेशन हमें याद रखने हैं क्या, जरा सुनिएगा। आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। सबसे पहला एप्लीकेशन इन्होंने कंसेप्ट दिया था न्यूक्लियस का। किसका दिया था? जिसे इन्होंने बोला था न्यूक्लियन। क्या बोला था? न्यूक्लियर। आज की दुनिया में हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। कंसेप्ट नंबर 2, क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? इन्होंने पहली बार लोगों को इमेजिन करना सिखाया था, भाई साहब एटम होता कैसा है। मैं आपको उनका इमेजिनेशन बताता हूं। उन्होंने कहा मान लो ये मार्कर का टिप सबको दिख रहा है क्या? बोले इस टिप पे मिलियंस ऑफ एटम्स है। कितने एटम है? एटम नहीं, मिलियन का मतलब है, पक्का ना? कितना नंबर होता है ये, छोटा बड़ा? इसमें कितने एटम है? अरे बोलो ना। बोले इसमें पॉइंट पे अगर मिलियंस ऑफ एटम्स हैं और हर एटम एक फुटबॉल ग्राउंड के जैसा है, यानी मिलियंस ऑफ फुटबॉल ग्राउंड है और इस फुटबॉल ग्राउंड के बीचों बीच रखी है टेनिस की बॉल, वो एक न्यूक्लियस है। वो एक, यानी इमेजिन उस न्यूक्लियस के अंदर कितने भारी भारी प्रोटॉन, भारी भारी न्यूट्रॉन बैठे हैं और बाकी पूरे फुटबॉल ग्राउंड में अकेले इलेक्ट्रॉन एंजॉय कर रहे हैं। हल्के हल्के छोटे छोटे, नहीं समझ पाए? फिर से भी, यहां पे कितने एटम है? मिलियंस ऑफ एटम। कितने एटम है? मिलियंस ऑफ। और मिलियंस ऑफ एटम्स के बीचों बीच क्या रखी हुई है? टेनिस की बॉल। मतलब उन्होंने कहा अगर पूरा फुटबॉल ग्राउंड एक एटम है, पूरा फुटबॉल ग्राउंड एक, तो उसमें जो टेनिस की बॉल है, फुटबॉल नहीं, टेनिस की बॉल है, वो क्या है? न्यूक्लियस। वो क्या है? न्यूक्लियस। और उसी न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन है, सारे न्यूट्रॉन है। मतलब कितना डेंस है, कितनी ताकत आप इमेजिन कर सकते हो। बोलो हाँ या ना? और उन्होंने वहां से इन दोनों के साइज का एक रेशियो का अंदाजा दिया। उन्होंने कहा जो एटम होता है, कौन? तो उन्होंने कहा जो रेडियस ऑफ एटम होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का। किसके ऑर्डर का? एंगस्ट्रॉम। क्या 10⁻⁻10 मीटर होता है? तो मैं लिख देता हूं एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का। एंगस्ट्रॉम के मतलब अलग एटम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मगर 10⁻⁻10 में ही चलेगा। चलेगा। अब मुझे बताओ, एटम ये है तो न्यूक्लियस इससे छोटा होगा कि बड़ा होगा? और उन्होंने कहा जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है वो होता है फर्मी के ऑर्डर का। किसके ऑर्डर का? क्या आप सबने फर्मी का नाम सुना है? तो यहां लिख देता हूं मैं, जो न्यूक्लियस होता है वो होता है फर्मी के ऑर्डर का। इज दिस क्लियर? अच्छा बताओ, एटम स्फेरिकल है कि रेक्टेंगुलर? तो अगर मुझे रेडियस पता तो क्या हम वॉल्यूम का रेशियो निकाल सकते हैं? तो मैं वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस फाइंड कर सकता हूं। मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या 4/3 कैंसिल होगा? यहां लिख दूं मैं आर क्यूब। क्या लिख दूं? तो 10⁻⁻10 का होल क्यूब अपॉन 10⁻⁻15 का होल क्यूब। क्या मुझे सॉल्व करके बताओगे कितना आएगा? ऐसे समझते, 10⁵ बचेगा, 5 का क्यूब 15, 10⁻15 भाई साहब, 10⁻, लाख कितना होता है? लाख, लाख 1 लाख, 10⁻, और 10 लाख, 10⁻, समझ पा रहे क्या? लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसी में आपको बड़ा नंबर लगता है। जरा इमेजिन करना, ये है 10⁻15, यानी एटम और न्यूक्लियस के वॉल्यूम में 10⁻15 टाइम्स का अंतर भाई साहब। ये भयंकर अंतर नहीं है? और उसी छोटे से, रत्ती भर छोटे से, एक तो एटम इतना छोटा, उसमें भी भयंकर छोटा, और उस भयंकर छोटे में भारी भारी भरकम प्रोटॉन और भारी भारी एटम में एक दो भी नहीं, 100 के ऑर्डर के होते हैं। आप सबने एटॉमिक नंबर, मास नंबर पढ़ा है, बोलो हाँ या ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? कितना डेंस होगा, कितना हैवी होगा, कितनी असीम शक्तियां होगी, फील कर पा रहे हैं क्या? तभी कहते हैं नथिंग इज इनकंपैरेबल टू द न्यूक्लियर एनर्जी। हेलो, क्या आप सबने लिख लिया होगा? लिख ले। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो बहुत सालों तक बहुत अच्छा माना गया, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें करी थी जो लोगों को आश्चर्यचकित करती थी। बोले रदरफोर्ड आप तो समझदार हैं। लेकिन इतिहास टूटता है, गलत होता है, और कुछ नया हमेशा आता है। यस और नो? जैसे ही मार्केट में बोर का मॉडल आया भाई साहब, तहलका मच गया। बोर ने
एटम के अंदर की हर उन बातों पे डिस्कशन किया जिसे लोग सोच नहीं पाते थे। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया तो बोर की कही हुई सारी बातें सच भी निकली। बोर गलत नहीं थे, आज भी गलत नहीं है। आज भी उन्होंने जो कहा वो सब सही है, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशन थी एंड यू कांट इमेजिन उन्होंने सब कुछ ऑन पेपर कहा था। कहां कहा था? और आज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सच में उस चीज को देखते हैं तो सब कुछ सही है लगभग। इसीलिए आज भी आप बोर मॉडल पढ़ते हैं, इसीलिए आज भी आप सबके जहन में वही एटम तस्वीर जो होनी चाहिए। सबने लिख लिया होगा? बस एक पॉइंट और, उन्होंने किसी भी न्यूक्लियस के रेडियस का फॉर्मूला दिया था r बराबर r नॉट इंटू a की पावर 1/3। ये भी आपने पढ़ा होगा, जल्दी बता दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r नॉट? हेलो 1.33 फर्मी, यस और नो? जिस समय कह दो r नॉट बराबर 1.33 इंटू 10 पावर माइनस 15 मीटर। सेंटीमीटर में कितना होगा? 1.33 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, यस और नो? देखिए नेक्स्ट पॉइंट, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और उसका फॉर्मूला दिया था r इक्वल टू r नॉट इंटू a की पावर 1/3। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये a क्या है यार? ए मास नंबर। मास नंबर का पर्यायवाची शब्द नंबर ऑफ न्यूक्लियन। अरे हाँ या ना? लिख लीजिएगा। तो उनका एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये भी था कि उन्होंने न्यूक्लियस का रेडियस निकालना लोगों को सिखाया था। भाई सब कैसे निकाले, अलग अलग एटम के मास नंबर से भी रिलेट किया था। याद रख पाएंगे? यहां तक सारा का सारा किस्सा बच्चों को याद रखना है रदरफोर्ड मॉडल तक। हालांकि मैं फिर रिपीट कर दूं, वो ना के बराबर इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है? ना के बराबर। मैंने पहले कहा था, फिर कहता हूं, हमारा चैप्टर कहां से होता है? वो। लेकिन मन को तसल्ली के लिए कहीं सवाल आ ना जाए, इसलिए आपको सारा डिस्कशन एक बार करते हैं। लेकिन कोई मुझसे कहता कितना परसेंट है, मैं कहूंगा 0.01%। कितना है? बोर मॉडल से सवाल आता है, क्वांटम सवाल आता है, वहीं से आया था, वहीं से आएगा, वहीं से आएगा। इज दिस क्लियर? तो कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट ट्रेडिंग बोर्ड मॉडल, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सबसे रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर बोर्ड मॉडल और डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है क्या? तो प्लीज जो भी आपके डाउट हो कोशिश करें मैक्सिमम मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लें, ताकि हम डिस्कशन कम टाइम पे कंप्लीट कर पाए। हेलो, डिस्कशन डाउट नहीं है क्या? हाँ, हो सके जो, जैसे कोई एक सवाल होता है ना कि परेशान होते हैं अपन, जो भी मेन है वो तो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। कई बार होता है ना एक सवाल सर ये पता चल जाए बस, फॉर्मूला कौन सा लगाएं सर, फॉर्मूला बता दो। तो ऐसे सवाल आप हिंट ले सकते हैं, है ना? तो वो टाइम बच जाएगा। अप्रोच नहीं पता, कंसेप्ट बताओ तो मैं सिखाऊंगा, चलेगा? दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आपका होमवर्क रहेगा, सॉरी होमवर्क लिखिए, रिवाइज टुडेज लेक्चर, रिवाइज टुडेज लेक्चर। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप बैक टॉपिक का रिवीजन करते चले। कर रहे हैं ना? कर रहे हैं क्या? हेलो, बैक टॉपिक का रिवीजन, एग्जाम का रिवीजन। और जब क्लास में बैठे हैं सब कुछ क्लास में याद करके जाना, याद रहे। मतलब घर जाके नहीं पढ़ना करें, खास करके अभी जो चला है, मतलब आप आजकल नहीं करो तो भी चलेगा, ये क्लास के बाद रिवाइज कर लेना। लेकिन जैसे बोर्ड स्टार्ट हो, जहां से बहुत सारी चीजें याद करनी है, वो हमें इंपॉर्टेंट समझना है। तो इस टाइम को यूज करें बाकी होमवर्क करने में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।